नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे गए। जोशीमठ भूदशा प्रभावितों के लिए मुआवजा मानक जमीनों के नए सर्कल रेट, बजट सत्र पर चर्चा। कारागार विभाग की नियमावली पर चर्चा की जा रही है। हाउस टैक्स को सर्कल रेट से जोड़ने की नियमावली प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे गए हैं। जोशीमठ भूदशा प्रभावितों के लिए मुआवजा मानक जमीनों के नए सर्कल रेट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। देहरादून से धामी कैबिनेट की अहम बैठक और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी, बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे गए हैं। जोशीमठ भूदशा प्रभावितों के लिए मुआवजा मानक जमीनों के नए सर्कल रेट भी तय। बड़ी जानकारी, अहम खबर। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे गए और जोशीमठ भूदशा प्रभावितों के लिए मुआवजा मानक तय, जमीनों के नए सर्कल रेट, बजट सत्र पर भी फोकस। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक और धामी कैबिनेट की अहम बैठक और कई प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने नकल विरोधी कानून को देश में सबसे बेहतर कानून बताया। उत्तराखंड में इसको लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है। राधा रतूड़ी ने बताया कि बीते 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल की भर्ती की परीक्षा भी प्रदेश में शांतिपूर्ण कराई गई। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जज की निगरानी में अन्य परीक्षाएं भी होंगी, वह भी कराई जा सकती है। ये जो आपने पहला सवाल पूछा था, जो उत्तरकाशी वाली घटना की आपने बात करी थी, क्योंकि पूरा दिन हम लोग उसके डिटेल्स ले रहे थे, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं था। आप कह रहे हैं पुलिस ने कहा कि वो उसमें परीक्षा के बारे में आयोग से रिपोर्ट ली गई थी। आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया बताई थी कि कैसे वो सील किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, कैसे वो बॉक्सेस में सील होते हैं, बॉक्सेस के अंदर वो पॉलिथीन के शीट्स में पेपर्स रहते हैं, वो सील होते हैं, और जो प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, वो 3-4 पेज का होता है। उसमें एक पेपर क्लिप लगी होती है, पेपर क्लिप होती है, वो सील नहीं होती, उसको भी सील बोलते हैं कुछ लोग। तो आयोग ने हम लोगों को ये बताया था कि हर एक अभ्यर्थी को जो क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, उसमें एक पेपर क्लिप लगी रहती है और उनसे कहा जाता है कि सब लोग एक साथ इसको खोलेंगे, जिससे किसी को अधिक समय ना मिले। तो जब सभी अभ्यर्थियों को बांट देते हैं तो एक साथ खोलने के लिए वो एक पेपर क्लिप लगा देते हैं। जो बच्चा वहां बड़कोट का था जिसने शिकायत की थी, उसकी शायद वो जो पेपर क्लिप थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी, और वो पेपर क्लिप ऐसे ही होती है जैसे आप कोई टेप चिपका देते हैं, कागज का एक स्टिकर जैसा। तो वो संभव है कि वो पेपर क्लिप जो है वो हल्की सी निकल गई हो। तो आयोग वही उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर विकास भवन में योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बता दें, बैठक में जनपद के स्वास्थ्य, सड़क सहित सभी विभागों की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनपद के सभी विभागों को निर्देशित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचना विभागों की जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिससे लोगों तक पहुंचाया जा सके। नहीं कह सकते, कुछ चीजें हैं उसमें सुधार कि हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और चीजों को। एक दो विभागों में था तो उसमें सीडीओ साहब ने और हमने दोनों ने उनको टाइम 15 मार्च तक का दे दिया है और उसमें वो सुधार करके उसको पूरा करेंगे। और
जो आज समीक्षा बैठक थी वो अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचे। एक गांव सेलेक्ट करा ना, दैट इज ओनली वन गांव 6। हमारे वन आरक्षी बनदुर्गा गांव में गोष्ठियां कर रहे हैं लगातार, और ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी कल हमने थराली में करी थी। आज जिला स्तरीय वन समिति की बैठक थी 14 फरवरी को, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। यहाँ पर भी सभी वन क्षेत्राधिकारी, चारों डीएफओ और सभी काफी वन पंचायत सरपंच 15-20 मीडिया के लोग, पुलिस विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग, मीडिया के हमारे साथी लोग उपस्थित हुए। और ये तय किया गया कि जन सहयोग से हम लोग आग को नियंत्रण करेंगे। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर बेरोजगारों के समर्थन में उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं जन पुलिस मुख्यालय कूच कर रही थी, तभी पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बेरोजगारों के साथ हो रहे दमन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा बेरोजगारों की मांग बिल्कुल जायज है, जो युवाओं के हक की बात करेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस उसका साथ देगी। साथ ही कहा कि बेरोजगारों का नेतृत्व करने वाले बॉबी पवार पर पुलिस ने जो गंभीर धाराएं लगाई, सरकार उन्हें तत्काल हटाए और बेरोजगार युवाओं को रिहा करे। सरकार मनमानी करने में जुटी है, प्रदर्शन करने के लिए कोई स्थान तक नहीं छोड़ा। यह लोकतंत्र के साथ अन्याय है। मैं नहीं जानता जब तक उन लड़कों के मांग का समाधान नहीं करते, और हम सही स्तर पर नहीं बैठ पाएंगे। हम कहीं और गांधी के सामने नहीं बैठ पाएंगे। हम जो है यहाँ पर परेड ग्राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, तो कहाँ बैठेंगे? लोकतांत्रिक संस्था, लोकतांत्रिक आवाज को सुनना चाहिए और उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देहरादून गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें, थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मामले पंजीकृत किए गए। घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया। उपद्रवियों को वित्तीय पोषण देने वाले व्यक्तियों संगठनों को चिन्हित कर उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है, उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निवर्तमान सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को स्थानांतरण पर विदाई दी गई। राज्यपाल ने डॉक्टर सिन्हा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सफल कार्यकाल की सराहना की। राज्यपाल ने कहा है कि डॉक्टर सिन्हा के कार्यकाल के दौरान राजभवन कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आयोजन का सफल संपादन और उनके अभिनव पहले प्रारंभ करे। इस दौरान विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही, अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया, एडीसी रचिता जुयाल, वित्त नियंत्रक डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव और डॉक्टर नौटियाल सहित राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य प्रदर्शनकारियों की जमानत नहीं हो सकी। वहीं वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। इसको लेकर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जमानत के लिए एक बार फिर से सुनवाई होगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कनवाल ने कहा है कि जमानत नहीं हो सकी है, कोर्ट में एक बार फिर जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में यह होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है।
तो जो भी निर्णय आएगा कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जाल सा बुना गया था, उस जाल से तो खैर हम बाहर निकली गए जब 307 थी, उसी कारण वो 307 लगी भी है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों का एक दल बीए बीएससी की पुस्तकें जल्द उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। छात्रों ने आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री हर बार कोरे आश्वासन देकर चले जाते और उनकी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर न तो शिक्षा मंत्री और न ही महाविद्यालय प्रशासन ने मामले की संज्ञान लिया है। कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, वहीं कॉलेज के चारों ओर गंदगी पसरी है। छात्रों ने कहा अगर उनकी मांगे जल्द नहीं सुनी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने पर बाध्य होंगे। सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्जाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब द्वितीय दोबारा एडमिशन चालू होने की प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुंची है। और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं, कोई पटवारी कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और सरकार इतनी शर्म नहीं हो रही है कि अभी तक किसी भी मुद्दे पे किसी भी सरकार ना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे धन सिंह रावत जी किसी मुद्दे पर भी बोले नहीं है। बस हमारे कॉलेज में आते हैं और 2-3 भाषण देके चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ कुछ होता नहीं है। पूरे हमारे शौचालय ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, वहाँ ना लड़कियां जाने से डरती हैं, और क्या कहते हैं बाथरूम दरवाजे में बाथरूम नहीं है, यहाँ कॉलेज में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। तो मैं धन सिंह रावत से कहना चाहता हूं कि आप किस बात के शिक्षा मंत्री हैं? आप अपना इस्तीफा देके हमको यहाँ इस्तीफा देने आइए। शिक्षा मंत्री होगे क्या करेंगे आप? शिक्षा मंत्री होगे ना, यहाँ पढ़ाई ना कुछ चल रहा कॉलेज में, ना बुके ना कुछ है। महाविद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं द्वारा लगातार इस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि एनईपी की पुस्तकें पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन या शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया। तो आज मजबूरन हमें एक दिवसीय धरने में यहाँ पे बैठना पड़ा छात्र छात्राओं के हित को लेकर। जिस प्रकार धन सिंह रावत जी ने एनईपी तो इस प्रदेश में, इस देश में, ये भाजपा सरकार ने एनईपी तो लागू कर दिया, परंतु इसकी कोई भी निधि यहाँ पे उपस्थित नहीं कराई गई है, उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो धन सिंह रावत जी यहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हैं कि एनईपी आया है तो छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन धन सिंह रावत जी को इतना नहीं पता कि एनईपी लागू हो गया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी कंप्लीट हो गई हैं, द्वितीय सेमेस्टर की क्लासें चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में एक भी पुस्तक, एक भी बीए और बीएससी की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिले की जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान कई इलाकों में चल रहे कार्यों में आ रही परेशानी और लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से बात कर जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भीमताल और नैनीताल विधानसभा में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिनका रिव्यू किया गया और अधिकारियों को इन समस्याओं के निदान के लिए एक बैठक की गई। इसके अलावा शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो और जाम की दिक्कत से पर्यटकों और राहगीरों को निजात मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए के रिलीज हो चुके हैं। इससे पुलिस विभाग यातायात सुचारू करने के लिए जैसी व्यवस्था चाहेगा, लोक निर्माण विभाग उस तरह की व्यवस्था को बनाकर देगा। हमने जल संस्थान से अधिशासी अभियंता को 2-3 बार कहा कि भाई तुम अपने काम में सुधार करो, तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तो हमने फिर कमिश्नर को कहा भी ये काम नहीं कर रहे हैं और इसकी एक बार समीक्षा कर लो। तो आज समीक्षा बैठक हमने करी है। अब उन्होंने पहले जब ऐसी नहीं आए थे तो सब बात कही कि ऐसी के यहाँ फाइल गई है, ऐसी आ गए, उन्होंने बता दिया हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और जनता के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है। 1-1.5 साल से बजट दिया हुआ है और उनके पास काम शुरू नहीं हुआ, तो ये एक कष्ट का विषय है। अब आज कमिश्नर साहब ने उनको टाइम दे दिया कि हर हफ्ते रिव्यू करेंगे और कामों को जल्दी जल्दी कराएंगे। कि पिछली जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलंब किया है
उसके लिए मैंने सीडीओ नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलंब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलंब जायज था, और गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए हैं लेकिन मौके पे अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ। और वहीं जसपुर से बड़ी जानकारी, भोले के भक्तों ने जाम लगाया, भक्तों के ऊपर मीट फेंकने का मामला, मीट के टुकड़े फेंकने को लेकर विवाद हुआ। भोले के भक्तों ने नादेही हाईवे किया जाम, भक्तों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना के बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। बड़ी जानकारी एवं खबर आपको बताते, भोले के भक्तों ने नादेही हाईवे किया जाम, भक्तों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी जसपुर से, भोले के भक्तों ने जाम लगाया, भक्तों के ऊपर मीट फेंकने का ये मामला, जहां मीट के टुकड़े फेंकने को लेकर विवाद हो गया। बड़ी जानकारी, भोले के भक्तों ने नादेही हाईवे जाम कर दिया, भक्तों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नादेही हाईवे को जाम कर दिया गया। भोले के भक्तों पर मीट फेंकने का आरोप है, जिन्होंने भक्तों के ऊपर मीट फेंकने का मामला और मीट के टुकड़े फेंकने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद भोले के भक्तों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तो शिवरात्रि नजदीक आते ही भोले भक्तों का आवागमन शुरू हो चुका है। भोले के शिव भक्त हरिद्वार से पैदल जल लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगे हैं, तो वहीं शिव के भक्त डीजे पर झूमते हुए नजर आए। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। उधम सिंह नगर में प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया। कावड़ों की सुरक्षा को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा और कोतवाल जसपुर प्रकाश दानू उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके, जिसमें वो भी बड़े वाहन वो हाईवे से जाएंगे। नादेही बॉर्डर से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह प्रतिबंध होगा और उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले लिंक रोड पर ड्यूटी तैनात की गई। साथ ही मार्ग में पड़ने वाली मांस और अंडों की दुकानें भी बंद की जाएगी। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से ही जाएंगे और ये नादेही मार्ग से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें जितने भी हमारे लिंक रूट्स हैं जो यूपी की तरफ से आ रहे हैं, सभी जगह पर पिकेट लगाकर हमारी ड्यूटीज मौजूद रहेंगी और केवल यहाँ पर पैदल कांवड़ियों के लिए मार्ग व्यवस्था रहेगी। तो जो भी इस तरह की दुकानें हैं, जो मदिरा की दुकानें हैं, मांस की दुकानें, इन सबको बंद रखे जाएंगे और इसी के साथ साथ साफ सफाई के लिए और लाइटिंग व्यवस्था के लिए भी संबंधित विभागों को बता दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।